देश की भलाई के लिए वो सोचकर क्या है अपनी जान तक यहाँ पर कुर्बान कर चुके थे। तुम्हारी खुशकिस्मती थी, तुम्हारे नसीब जो है वह अच्छा था, तो मैं काला पानी जाकर भी यहाँ पर वापस आया। कुछ समय पहले ही उसने कहा कि क्या है, बच्चे जो है एक वक्त की खाने के लिए तरसते रहे। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम, बीबीए, बीसीए के जो हिंदी पाठ्यक्रम है उसमें जो कथा परिक्रमा है उसमें से जो छठा कहानी है तपस्या, उसको आज हम देखेंगे। देखिए, तपस्या कहानी को देखने से पहले जो है उसके जो लेखक है हिमांशु जोशी जी, उनका परिचय यहाँ पर हम देखेंगे। हिमांशु जोशी जी का जन्म अल्मोड़ा के जोशीड़ा गांव में 1935 4 मई में होती है। 4 मई 1935 में इनकी जो जन्म है अल्मोड़ा के जोशीड़ा गांव में होती है। देखिए, इनका जो जन्म है वह एक स्वतंत्र सेनानी के एक संपन्न परिवार में होता है। इनका एक भरा पूरा परिवार था। खेती काम में इनकी प्राथमिक शिक्षा होती है, वही उनकी जो माध्यमिक शिक्षा और आगे की शिक्षा सभी नैनीताल में होती है। जोशी जी अपना जो वृत्ति जीवन है वह एक अध्यापक की वृत्ति से प्रारंभ करते हैं, मगर बाद में जो है ये क्या है, पत्रकारिता की तरफ मुड़ते हैं। कादम्बिनी और साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक के रूप में भी यह काम कर चुके हैं। तो आइए इनकी प्रमुख रचनाएं जो है अगर हम देखेंगे, महासागर, गंधर्व गाथा, स्मृतियां, नील नदी का वृक्ष, उत्तर पर्व, सागर तट के शहर, नंगे पांवों के निशान आदि सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अभी इनकी जो मृत्यु है वह 23 नवंबर 2018 में हुई। तो आइए प्रस्तुत जो इनकी कहानी है तपस्या, उसके बारे में अगर हम देखेंगे तो एक वर्तमान में पिसे एक ऐसे स्वतंत्र सेनानी की कहानी है जिसमें क्या है, यहाँ पर वर्तमान में बदली हुई जो राजकीय परिस्थिति है, राजकीय वर्तमान में जिस तरह यहाँ पर अभी राजकीय चल रहा है, किस तरह यहाँ पर उसकी जो परिस्थिति बदल गई है उसके बारे में एक व्यथा जो है यहाँ पर चित्रित हुई है। जो देशभक्त थे, जो एक व्यक्ति देशभक्त थे, जो स्वतंत्र सेनानी थे, तो जो स्वतंत्र संग्राम में जो है सक्रिय भाग जिन्होंने लिया था, उनकी क्या है अभी वर्तमान काल में अभी किस तरह राज्य की स्थिति हो चुकी है उसके बारे में सोचकर, देश की स्थिति किस तरह हो चुकी है उसके बारे में सोचकर क्या है वो किस तरह अपनी जो व्यथा है, अपनी जो दुख है प्रकट करते हैं, यही हम इस कहानी में देख सकते हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि क्या है, ऐसे न जाने अनगिनत लोग जो आम इंसान हैं, जिनका नाम क्या है स्वतंत्र सेनानियों में यहाँ पर प्रमुख रूप से नहीं लिया जाता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। देखिए, स्वतंत्र संग्राम कहते ही हम क्या करते हैं, जो बहुत ही प्रमुख लोग हैं उनका नाम लेते हैं, मगर उनके पीछे जो लोग खड़े रहते हैं, उनके पीछे जो लोग खड़े रहते हैं उनकी जीवन किस तरह से थी। सबका तो वैसा तो हर एक स्वतंत्र सेनानी की जीवन क्या है कम मुश्किल नहीं था। तो एक ऐसे आम जो इंसान है, जो यहाँ पर देशभक्त था, जो स्वतंत्र सेनानी था, उसका एक जीवन किस तरह था, इस पर भी यहाँ पर प्रकाश पड़ता है। ऐसे अनगिनत स्वतंत्र सेनानियों के जीवन जो है यहाँ पर चित्रित होती है। वह जो यहाँ के जो कहानी के प्रमुख पात्र है रतिन बाबू, वह उन सबके यहाँ पर क्या है प्रतीक के रूप में यहाँ पर हम उनको देख सकते हैं। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर जोशी जी जो है यहाँ पर सफल हुए हैं कि क्या है, एक स्वतंत्र सेनानी, एक देशभक्त की जो जीवन है उसको यहाँ पर चित्रित करने में, हृदय स्पर्शी ढंग से उसे चित्रित करने में, और उसके साथ साथ किस तरह यहाँ पर राज्य की स्थिति जो है, हमारे स्वतंत्र सेनानी लोग, हमारे जो यहाँ पर महानायक थे, वो लोग किस लिए लड़े थे, पराधीनता से मुक्ति पाने के लिए। जो भारत ब्रिटिश के वश में था तो उनकी जो पराधीनता है उसमें से क्या है पर मुक्ति पाने के लिए, देश की भलाई के लिए वो सोचकर क्या है अपनी जान तक यहाँ पर कुर्बान कर चुके थे। मगर जिसके लिए यहाँ पर कुर्बान किया, अभी वह भारत किस तरह है, इसी का एक मार्मिक चित्रण जो है इस कहानी में हुई है। तो आइए अभी हम कहानी को प्रारंभ करेंगे। कहानी को प्रारंभ करने से पहले जो कहानी के प्रमुख पात्र हैं उनको देखेंगे। देखिए, हमारी इस कहानी का जो कथानायक है वह है रथिन बाबू।
कथानायक कौन है यहाँ पर? रथीन बाबू है, यही प्रमुख पात्र है। और उसके बाद उनकी जो पत्नी है यशवंती, इनको हम इस कहानी में देख सकते हैं। और एक क्या है जो दिवाकर बाई है, ये भी एक क्या है स्वतंत्र सेनानी थे, तो इनको भी हम देख सकते हैं। वही रतीन बाबू और यशवंती जी की जो परिवार है, उनके जो बच्चे कौन कौन है? रंगनाथ, सुबोध, सुमिता, रुचा, केशु, कांता, दीपू आदि इन सभी लोगों को जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो आइए अभी हम कहानी का जो प्रारंभ है करेंगे। देखिए, कहानी के प्रारंभ कुछ इस तरह से होती है। कहानी के प्रारंभ में ही यहाँ पर जो यशवंती रतीन बाबू जी की जो पत्नी है वह उनसे कहती है कि आखिर दिया क्या आपने हमें? मृत्यु से पूर्व एक दिन रुग्ण पत्नी ने सहज आक्रोश में भरकर कहा तो वे देखते रह गए। जिंदगी भर मेरे बच्चे एक एक टुकड़ा रोटी को तरसते रहे, मायके से मांग मांग कर गुजारा चलाती रही। बच्चे आगे नहीं पढ़ सके कि फीस के लिए पैसे कहां से लाती। तीज त्योहार पर बाहर निकलने के लिए झींकते रहे, तन ढकने के लिए कभी ढंग के कपड़े नसीब नहीं हुए। देखिए, यहाँ पर प्रारंभ, कहानी के प्रारंभ में ही एक पत्नी का यहाँ पर शिकायत है अपने पति से। क्या शिकायत है? वह क्या कह रही है अपने पति से? पति मतलब कौन है यहाँ पर? रथीन बाबू। तो यशवंती जो है, जो रती हमारी जो कथा नायक की जो पत्नी है यशवंती, वह क्या है कह रही है, वो भी ये सभी बातें अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले ही वो यहाँ पर अपने पति से पूछती है। वो अब तक उसे कोई शिकायत नहीं किया था उसने। आज जाकर मतलब मृत्यु के कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले यहाँ पर ये सभी बातें जो है, अपनी मन की जो बातें हैं यहाँ पर पत्नी यशवंती जो है अपने पति के सामने रखती है। वो क्या कह रही है देखिए, आखिर दिया क्या है आपने हमें? आखिर आपने हमें इस जिंदगी में दिया क्या है? जिंदगी भर बच्चे क्या है यहाँ पर एक टुकड़े रोटी के लिए यहाँ पर तरसते रहे। बच्चों को क्या है पर ज्यादा पढ़ा नहीं सके, ताकि फीस कहाँ से लाए? वो तो मैं मायके से मांग मांग कर क्या है यहाँ पर हमारा जो घर है उसका जो खर्च है उठाती थी। जैसे तैसे हमारी जो गुजारा है मैं करती थी मायके से मांग कर। वही तीज त्योहार पर क्या है यहाँ पर बाहर निकलने के लिए डरते थे, ताकि क्या है यहाँ पर अंग ढकने के लिए ढंग के कपड़े नहीं थे। देखिए, एक वीर स्वतंत्र सेनानी की, एक देशभक्त की यहाँ पर घर, उनकी बीवी, उनका परिवार कैसा है, कितनी मुश्किल से उनकी जो जीवन है वह चलाती आ रही। जैसे अभी वो कह रही है, जिंदगी भर बच्चे एक वक्त के खाने के लिए वहां तरसते थे, मैं मायके से मांग मांग कर यहाँ पर क्या है गुजारा करती थी। और उसके बाद क्या है यहाँ पर बच्चों को ज्यादा पढ़ा नहीं सके क्योंकि फीस नहीं बांध सकते थे। और उसके बाद क्या है यहाँ पर बाहर जाने के लिए भी, तीज त्योहार में क्या है बाहर जाने के लिए भी हमें डर लगता था कि यहाँ पर अंग ढकने के लिए एक ढंग का कपड़ा तक, यहाँ पर एक अच्छे से कपड़े तक नहीं थे। तो ऐसे उनकी क्या है यहाँ पर बहुत ही मुश्किलों से भरी जीवन थी। वो आगे भी कहती जाती है, यहाँ पर क्या कहती है, मैं दूसरों के खेत में काम करती रही, कभी उफ तक ना की, क्योंकि तुम्हारी इज्जत पर भट्टा ना लगे। तुम गांधी की जय जयकार के नारे लगाते हुए एक नशे के जैसे हालत में दीन दुनिया से बेखबर घूमते, कभी एक बार भी पीछे मुड़कर तुमने यह ना देखा कि हम जीवित है या मर गए। भूले भटके से कभी धैर्य पर आ, कभी शिकायत से कुछ कहा तो तुम यही समझाते रहे, देश सेवा की काम पुण्य का काम है, देश आजाद होगा तभी तो दुख दर्द दूर हो जाएंगे। पर मैं पूछती हूँ, आजादी के बाद हमें 2 जून की रोटी सुख से कब नसीब हुई? बच्चे बड़े होकर जुगाड़ ना करते तो हम लोग कहीं भीख मांगते होते। देखिए यहाँ पर कैसे आगे पत्नी अभी भी जो बात है, अपनी जो मन की जो दुख है उसको यहाँ पर वह प्रकट करते हुए जा रही है। आगे वह क्या कहती है, अभी कुछ समय पहले ही उसने कहा कि क्या है बच्चे जो है एक वक्त की खाने के लिए तरसते रहे, मायके से मैं मांगते यहाँ पर गुजारा कर रही थी। बाद में भी वह क्या करती थी, दूसरों के खेत में काम करती थी, दूसरों के खेत में वह काम करती थी।
दूसरों के खेत में काम करके यहाँ पर क्या है गुजारा करने पर भी मैंने अब तक क्या है कभी उफ तक नहीं की, क्योंकि तुम्हारी इज्जत पर भट्टा ना लगे, तुम्हारी इज्जत पर कोई आंच ना आए। मैं जैसे तैसे कभी कभार मैके से मांगकर, कभी कभार क्या है यहाँ पर दूसरों के खेत में काम करके जैसे तैसे मेरे जो परिवार है उसे चलाती आई। और तुमने क्या किया? तुम तो गांधी जी की जय जयकार करते हुए बड़े ही बेखबर से क्या है यहाँ पर बेकब होके इधर उधर क्या है तुम जय जयकार करते हुए यहाँ पर नारे लगाते हुए जाते थे, दीन दुनिया से बेखबर। तुम्हें कभी घर की पड़ी थी? तुमने कभी घर के बारे में सोचा है? कभी भी क्या है कभी कभी घर के दहलीज पर आ जाते थे, देहरी पर मतलब दहलीज पर आ जाते थे, तभी कभी कभार मैं तुमसे कुछ पूछती तो तुम क्या कहते कि देश की जो सेवा है मैं अभी कर रहा हूं, तो क्या है देश की सेवा करना तो क्या है पुण्य का काम है। अभी क्या है अगर हमारे दुख दर्द जो है अगर दूर होनी है तो यहाँ पर देश की जो दुख है उसे तो दूर करना है। जब देश की दुख दूर हो जाएगी, देश की जितनी भी यहाँ पर मुश्किलें दूर हो जाएगी, तभी तो हम बहुत ही आराम से यहाँ पर रह सकते हैं। करके तुमने कहा तो मैं अभी तुमसे पूछती हूँ, देखिए यहाँ पर वो कहती है पर मैं पूछती हूँ आजादी के बाद हमें क्या मिला? तुमने जिस सुख के लिए यहाँ पर आजादी के लिए लड़ते रहे, तो मैं पूछती हूँ अभी देश के लिए लड़ते रहे ना, देश को आजादी भी मिल गई ना, इतने साल भी हो गए ना, तो हमें क्या मिला? अभी देखिए बच्चे अभी भी क्या है 2 जून की रोटी क्या है सुख के नसीब नहीं होती है, अभी भी 2 वक्त की रोटी सुख से जो है आराम से जो है नसीब नहीं होता है, उसके लिए भी अभी भी कितना यहाँ पर मेहनत जो है यहाँ पर करनी पड़ती है। मतलब अभी भी उनकी जीवन में जो है अभी पहले तो रतिन बाबू जो है यहाँ पर स्वतंत्र संग्राम में सक्रिय भागीदार बनते हुए गांधी जी के पीछे पीछे यहाँ पर वह चले जाते थे, घर के बारे में वह क्या है पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे, क्योंकि पूरा जीवन जो है उन्होंने क्या कर दिया था रतिन बाबू ने यहाँ पर देश की सेवा के लिए, देश के लिए जो लड़ाई चल रही थी उस संदर्भ स्वतंत्र संग्राम के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया था। वो घर को भी भूल कर क्या देश के बारे में ही पूरा वो हर वक्त सोचते रहते, उसके बारे में भी जो सक्रिय भागीदार है उसी में वह होते थे। तो ऐसे में भला घर परिवार कैसे चलता? कोई तो स्वतंत्र संग्राम लड़ने के लिए तो कोई उनको पैसे नहीं देता ना, तो एक पत्नी होकर किस तरह कितनी मुश्किल से वो यहाँ पर अपना घर परिवार चलाकर दूसरों के खेतों में काम कर कितनी मुश्किल से वह चलाती है। तो अभी एक पत्नी उससे पूछ रही है अपनी मृत्यु के कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर वो पूछ रही है, अब तक उसने कभी भी पति से शिकायत नहीं किया था, तो अभी वो पूछती है कि क्या है अभी आजादी के इतने सालों बाद ही अभी भी हमें क्या मिला है? अभी भी क्या है पहले भी 1 वक्त की रोटी के लिए हम तरसते थे, अभी भी 2 वक्त की जो रोटी है वो बहुत ही मुश्किल से नसीब होती है। अगर बच्चे बड़े होकर कुछ जुगाड़ ना करते, अभी तो बच्चे बड़े हो गए इसीलिए कुछ वहां काम कर रहे हैं, उन्होंने कुछ जुगाड़ किया तो क्या है हम यहाँ पर घर में बैठ के खा रहे हैं, नहीं तो क्या होता हमें कहीं भीख मांगना पड़ता था। करके यहाँ पर जो यशवंती है रतिन बाबू से अपनी जो दुख है अपनी जो शिकायत है वह प्रकट कर रही है। देखिए पत्नी की इस शिकायत का इन प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर देते हुए जो रतिन बाबू है वह क्या कहते हैं, वो भी एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं हाँ यशवंती मैं समझता हूं कि तुम क्या कह रही हो, तुम जो कह रही हो क्या है मैं समझता हूं वह बात, मगर क्या है मुझे पता है जो सुबोध है वह ज्यादा क्यों नहीं पढ़ पाया, वहां आगे क्यों नहीं पढ़ पाया, और जो सुमिता है उसकी शादी एक ऐसे घर में क्यों हुई, और जो रंगनाथ है वह थोड़ी सी बीमारी के लिए यहाँ पर किस तरह उसने यहाँ पर चल बसा। मुझे वो सभी बातें जो है बहुत अच्छे से याद है और मैं वो बातें जो है समझता भी हूँ। देखिए यहाँ पर 3 बच्चों का जो जिक्र है यहाँ पर रतिन बाबू करते हैं। जो सुबोध है वह ज्यादा पढ़ नहीं पाया, और एक सुमिता के बारे में कहते हैं कि उसकी शादी एक अच्छे परिवार में ना कर सके, इसलिए अभी वह बहुत ही तकलीफ में है सुमिता। उनका एक बेटा था वह क्या है यहाँ पर बहुत ही छोटी सी एक बीमारी होने पर, बीमार पड़ने पर क्या है यहाँ पर वह चल बसा था, वह मर गया था, ताकि क्या है उस बीमारी के इलाज दिलाने तक की यहाँ पर पैसे जो है उसकी जो खर्चा है यहाँ पर रतिन बाबू जो है नहीं उठा सकते थे, क्योंकि वह तो अपने आप को स्वतंत्र संग्राम के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया था। तो ऐसे में जैसे तैसे क्या है
घर के जो एक या फिर दो वक्त की रोटी भी जुटाना है यहाँ पर यशवंती के लिए मुश्किल था, तो इलाज करवाने के लिए सभी पैसे कहाँ से आते, ज्यादा पढ़ाने के लिए पैसे कहाँ से आते, एक अच्छी परिवार में सुमिता की शादी कराने के लिए यहाँ पर पैसे कहाँ से आते। देखिए यहीं पर उनकी जो जीवन की जितनी मुश्किलों से वो जूझ रहे थे, यहीं पर हमें पता चलती है। बाद में यहाँ पर रतीन बाबू कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे पता है, मैं समझता हूं, मगर तुम भी तो सोचो। क्या है, मैंने एक व्रत लिया था, मैंने एक व्रत लिया था। कौन सा व्रत, यहाँ पर देश के लिए एक व्रत लिया था, देश को पराधीनता से, यहाँ पर पराधीनता की बेड़ी से यहाँ पर क्या है बाहर निकालने का एक व्रत जो है मैंने लिया था। जो देश ब्रिटिशों के दूसरों के पराधीन में थी, उसे क्या है पर स्वतंत्रता दिलाने की एक व्रत जो था उसमें मैं था, मगर मैं इस बात से खुश हूं कि मैं उस व्रत को पूरा कर सका, मैं उस व्रत को पूरा कर सका, मुझे इस बात की खुशी है। देश के लिए तो क्या है, किसी ना किसी को तो यहाँ पर कुर्बान होना ही था, तो मैं ही हो गया और इस बात की खुशी मुझे अभी भी है करके वो समझाता था। और आगे वह यशवंती को क्या समझाता है, देखिए आगे वह समझाता है कि यशवंती, तुमने उनके बारे में कभी सोचा जो गए और कभी लौटकर ही नहीं आए। देखिए पहले यहाँ पर वो यशवंती को अभी क्या समझा रहे हैं कि मैं तुम्हारी दुख और दर्द को मैं समझता हूं, मैं समझता हूं घर की हालत कैसी थी, मगर तुम भी तो सोचो, तुम भी तो सोचो कि क्या है, अभी तुम अभी अपनी जो दुख है उसके बारे में कह रही हो, अभी उनके बारे में सोचो जो गए और कभी लौटकर ही नहीं आए। मैं तो जाकर यहाँ पर लौटकर आया हूं, मगर ऐसे कितने लोग हैं जो गए, मतलब स्वतंत्र संग्राम में भाग लिए, मगर वह वापस अपने परिवार में शामिल नहीं हो पाए। तो इनके बारे में तुमने सोचा है कभी? अपने रमाशंकर फरार हो गए, याद है, ट्रेन से कटकर मर गए, परंतु फिरंगियों के हाथ नहीं आए। दामो बहन सचमुच पागल हो गई थी, अपने ही कपड़े में स्वयं आग लगाकर आत्मदाह कर बैठी थी। देखिए यहाँ पर वो यशवंती को जो है समझाने की कोशिश कर रहे कि तुम अभी हमारे घर के बारे में बोल रही हो, मेरे बारे में जो इतनी यहाँ पर शिकायत कर रही हो ना, थोड़ा सा ऐसे लोगों के बारे में भी सोचो, ऐसे परिवारों के बारे में भी सोचो जो गए फिर वापस कभी नहीं आए। तो यहाँ पर एक व्यक्ति, एक जो रमाशंकर है, उनके जो यहाँ पर उदाहरण है वह देते हैं। रमाशंकर भाई के बारे में तुम्हें याद है, तुम्हें पता है किस तरह वो क्या है यहाँ पर ट्रेन से कट गए, ट्रेन के नीचे आकर कटकर मर गए, मगर वह फिरंगियों के हाथ नहीं मरना चाहते थे, वह फिरंगियों के हाथ नहीं आए, उनको अपना जान देना यहाँ पर क्या है मंजूर था, मगर फिरंगियों के हाथ में मरना उनको मंजूर नहीं था, या फिर फिरंगियों के हाथ में आना मंजूर नहीं था। तो वो भी ऐसे ही स्वतंत्र संग्राम में क्या है पर सक्रिय भाग लेते हुए वह भी क्या है अपनी जान को उन्होंने कुर्बान कर दिया। उनकी जो पत्नी दामो बहन है वो किस तरह उस समय यहाँ पर पागल हो गई थी, उन्होंने अपनी क्या है कपड़ों पर खुद यहाँ पर आग लगाकर वह आत्मदाह कर बैठी, आत्महत्या उन्होंने कर दिया। ये सभी क्यों, उनके बारे में भी तो सोचो। और सोचो यहाँ पर निजात मियां का सीना गोरों ने उनके बच्चों के सामने छलनी कर दिया था, राबिया भाभी उफ तक ना की, खून का घूंट पीकर इनकलाब के नारे लगाती रही। देखिए यहाँ पर और एक उदाहरण वह देते हैं, क्या है यहाँ पर जो निजात मियां है वह भी क्या है यहाँ पर निजात मियां की जो सीना है उसे फिरंगियों ने जो है यहाँ पर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने उनके सीने को छलनी कर दिया, मगर क्या है जो राबिया भाभी थी उसने वहां पर उफ तक नहीं किया। पति की जो मृत्यु है आंखों के सामने होने के बावजूद भी उन्होंने उफ तक नहीं की, वह लगातार इनकलाब की जो नारे हैं लगाती रही। तो उनके बारे में सोचो ना, देखिए उनकी पति तो, मैं तो तुम्हारा पति अभी जाकर वापस भी आ गया, तुम्हारे साथ भी रह चुका, अभी देखिए यहाँ पर इनकी पति जो राबिया भाभी है उनका पति यहाँ पर उनके सामने ही मर गया, ब्रिटिशों ने उनको उनके सामने ही मार दिया, उनके बच्चों के सामने मार दिया, फिर भी वह रोती नहीं बैठी। वह क्या किया उन्होंने, वहां पर इनकलाब की नारे लगाते हुए स्वतंत्र संग्राम में फिर से वह भाग लेते हुए चली गई। इनकी जो कुर्बानियां हैं, इनकी कुर्बानियों के सामने मेरा तो कुछ भी नहीं है।
ये सभी बातें वो यशवंती को इसलिए समझा रहे ताकि क्या है, यशवंती के मन में जो शिकायत है वह कुछ तो कम हो जाए करके। ये सभी वो यहाँ पर क्या है, यशवंती को समझा रहे ताकि उसकी जो शिकायत है वह कम हो जाए, उसकी जो दुख है यहाँ पर कम हो जाए करके। क्योंकि यशवंती को अपनी जो दुख है, अपने घर की जो हालत है उसे देखकर जो है वह शिकायत जो है अभी वो कह रही थी। तो आगे क्या है यहाँ पर, तब भी वह शांत नहीं होती है, तो क्या करते हैं वह और भी यहाँ पर कहते जाते हैं यशवंती से। क्या कहते हैं वो, कहते हैं कि तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि काले पानी से भी मैं लौट आया। देखिए, काले पानी से भी मैं लौट आया, पर उनका सोचो, जो गए वही के वही रह गए, उनके बच्चों का क्या हुआ होगा। तुम अपना दुख देखती हो, ठीक है, पर औरों का दुख किस पहाड़ से कम है। देखिए वो किस तरह से यहाँ पर समझा रहे हैं कि ठीक है, अभी तुम उनके बारे में जो कह रही हो, अभी क्या है, तुम हमारे घर की, तुम्हारी दुख के बारे में तुम कह रही हो, मगर दूसरों का दुख कोई कम है क्या। अभी क्या है यहाँ पर, तुम्हारी खुशकिस्मती थी, तुम्हारे नसीब जो है वह अच्छा था, तो मैं काला पानी जाकर भी यहाँ पर वापस आया, काला पानी से भी मैं वापस लौट आया हूं। मगर उनके बारे में सोचो, जो गए फिर कभी वहां से लौटकर ही नहीं आए। उनके बाल बच्चों के बारे में, उनके परिवार के बारे में तुमने सोचा है। उनकी दुख, तुम अपने दुख के बारे में बात कर रही हो ना, तो उनका दुख क्या किसी पहाड़ से कम है करके यहाँ पर वो उसे समझाते हैं। देखिए, काला पानी, अंडमान निकोबार में जो जेल थी, काला पानी, यहाँ पर जिन लोगों को यहाँ पर जो है, यहाँ पर ब्रिटिशों को अपने काबू में रखना मुश्किल होता था, उन वीर स्वतंत्र सेनानियों को वह क्या करते थे, काला पानी जेल में जो है डाल देते थे। जिसके बारे में यहाँ पर लगता था कि अभी यह भारत में रहेगा तो यहाँ पर, या फिर वो यहीं पर भी जेल में रहेगा, तब भी उसको काबू में करना मुश्किल है। या फिर जो भी महान वीर स्वतंत्र सेनानियां थे, उनको वह क्या करते थे, काला पानी में डाल देते थे। और वहां की जो जीवन है और वहां की जो सजा है, वो क्या है, यहाँ पर सोच भी नहीं सकते हम उसके बारे में। जो सेल्युलर जेल थे वहां के, जो वहां काला पानी करके ही जो प्रसिद्ध है, तो वहां की जो यहाँ पर उन लोगों को इतना टॉर्चर वहां पर देते थे। जो महान वीर सेनानी, स्वतंत्र सेनानियां जो है, जिनका नाम हम आज जो है बहुत ही मान सम्मान से लेते हैं, या फिर उनको छोड़कर उनके पीछे जो बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम तक हमें पता नहीं है, ऐसे स्वतंत्र सेनानियों को वहां पर डालकर कितना टॉर्चर देते थे। वो अपनी बात मनवाने का जो प्रयास वो करते थे, फिर उनके बात नहीं मानते तो उनकी जो यहाँ पर, जो भी यहाँ पर वो सजा देते थे, वो इतना एक कठिन सजा जो वहां पर देते थे, उसके बारे में हम क्या है सोचेंगे तो भी क्या है, हमारी रूह तक यहाँ पर कांप उठती है। तो इसीलिए यहाँ पर वो कह रहे हैं, तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि मैं क्या है, काला पानी जाकर भी लौट आया करके। तो इस तरह यहाँ पर वो यशवंती को समझाने की जो कोशिश है वह करते हैं कि क्या है, दूसरों के बारे में भी सोचो। सिर्फ मैं अकेला एक स्वतंत्र सेनानी नहीं, सिर्फ मैं अकेला देशभक्त नहीं हूं जो क्या है यहाँ पर स्वतंत्र संग्राम में सक्रिय भाग लिया और जिसने परिवार के बारे में यहाँ पर ध्यान नहीं दे पाया। ऐसे हजारों करोड़ों लोग, हजारों लाखों लोग हैं यहाँ पर, और कुछ लोग तो गए वापस ही नहीं आए, और कुछ लोगों की तो क्या है यहाँ पर चलना जो है अपने उनके परिवार के सामने ही यहाँ पर चूर कर दिया गया है। तब अगर डरकर लोग चुप हो जाते, क्या आज हम स्वतंत्रता जो है हमें जो मिली है वह मिल पाती नहीं। इस तरह से क्या है, वह स्वतंत्र संग्राम के बारे में कहते हुए ऐसे अनगिनत जो लोग हैं उनकी यहाँ पर उदाहरण देते हुए क्या करते हैं, रतीन बाबू जो है यशवंती को समझाते हैं। फिर बाद में यशवंती जो है अभी काला पानी के बारे में सभी बोलने के बाद यशवंती फिर से वह कुछ ना बोल पाई, मगर उसके कुछ ही दिन, बहुत ही कुछ ही दिनों में क्या है, वह इस दुनिया से चल बसती है, गुजर जाती है। तो इसके बाद उस समय में तो यहाँ पर क्या है, रतीन बाबू यशवंती को समझा पाए, चुप करा पाए, मगर बाद में यशवंती के जाने के बाद, उनके मरने के बाद, पत्नी के मरने के बाद,
जो उन्होंने प्रश्न किया था वो प्रश्न एक आग की तरह जो है यहाँ पर क्या है जलती रही, निरंतर जो है यहाँ पर रतिन बाबू को जलाती रही। उसके बाद वो खोए खोए से रहते थे। पत्नी के जाने के बाद रतिन बाबू खोए खोए से जो है रहते थे, बहुत ही वहां पर लीन रहते थे, चिंता करते थे ज्यादा, क्योंकि जो पत्नी ने जो प्रश्न किया था वो प्रश्न आग की तरह क्या है उनके मन में हमेशा जलता ही यहाँ पर रहता था। देखिए वो भी सोचने लगते थे, यशवंती ठीक ही कहती थी, यशवंती क्या है ठीक ही कहती थी। सुबोध अगर आगे तक पढ़ पाता तो उसे जिंदगी भर ऐसे क्लर्की का काम नहीं करना होता। और सुमति को जो है हम अगर एक अच्छे से परिवार में, घर परिवार में उसकी अगर ब्याह करवा के देते तो आज जो है उसकी जो चेहरा किस तरह बुझा बुझा सा है ना वैसे नहीं रहता था। और किस तरह यहाँ पर रंगनाथ जो है थोड़ी सी बीमारी में मर गया, और रुचा, केशु, कांता ऐसे ही उनके सामने एक प्रश्न चिन्ह जो है लग जाती थी। अपने सभी बच्चों के बारे में सोचकर, आगे जो है उनकी भविष्य के बारे में सोचकर एक प्रश्न चिन्ह ही क्या है उनके उत्तर में यहाँ पर रह जाती थी। शायद ही वो सोचते होंगे कि मैंने इन सब के लिए क्या किया है, अपने घर परिवार के लिए क्या किया है। जो यशवंती कहती थी आखिर मैंने उसको क्या दिया है, ये सभी सोच जो है पर वो क्या है सोचते ही रहते थे, हमेशा सोच में ही डूबे रहते थे पत्नी के मरने के बाद। इसके बाद वो सोचते थे कि किस तरह यहाँ पर पिताजी मतलब रतिन बाबू के जो पिताजी है वह क्या है यही सोच में मर गए कि क्या है मेरा बेटा जो है क्या काला पानी से वापस आएगा। देखिए अगर एक बार काला पानी जेल जो है वहां पर जो है चले गए फिर आना तो बहुत ही मुश्किल था, उनका जो आना है गारंटी ही नहीं दे सकते थे लौट कर आने की। तो ऐसे में क्या है पिताजी इसी चिंता में यहाँ पर क्या है उन्होंने आखिरी सांस ले ली कि क्या है मेरा बेटा रतिन क्या वापस आएगा काला पानी से। वह क्या है अपने अंतिम क्षणों में अपने बेटे की दर्शन भी वहां, अपने बेटे के चेहरे को भी वहां नहीं देख पाए। और जो माँ है रतिन बाबू की, माँ इसी चिंता में मर गई कि मेरे बेटे के जो बच्चे हैं उनका क्या होगा, उनका जीवन किस तरह होगा, उनका क्या होगा, उनका जीवन किस तरह होगा करके ही वह सोच में मर गई। देखिए यहाँ पर जब एक काला पानी के लिए सजा के लिए चले जाते हैं, यहाँ पर क्या है जैसे ही ब्रिटिशों को पता चलती है वो स्वतंत्र सेनानी है तो उनका घर जायदाद, उनकी जो खेत है सबको क्या है यहाँ पर खेत खलिहान और घर को सभी जायदाद को क्या है नीलाम कर देते हैं ब्रिटिश लोग। फिर बाद में क्या है वह दूसरों के घर में क्या है आश्रय उनको लेना पड़ता है, पूरे परिवार को दूसरों के घर में यहाँ पर आश्रय लेना पड़ता है। जैसे कुछ समय पहले यहाँ पर यशवंती ने कहा था दूसरों के घर में काम कर कर जो है गुजारा करती थी, मायके से थोड़ी सी सहायता मिली। फिर जब वह काला पानी से लौट कर आते हैं तब भी क्या है वही वीरानगी, वही मुश्किलें। काला पानी से रतिन बाबू की जो लौट कर आने के बावजूद भी क्या है वो जो मुश्किलें हैं वहां एक तरह से अगर क्या है मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ा था तो यहाँ पर एक तरह की मुश्किल, एक तरह की वीरानगी। फिर भी क्या है एक चैन की तो जिंदगी जो है वह जी ही नहीं सके, एक चैन की सांस तक वहां ले ही नहीं सके। तो इस सब के बारे में वो सोचते हैं। तो अचानक पत्नी के मरने के बाद ऐसे ही क्या है यहाँ पर उनकी सोच चिंता में वो हमेशा डूबे रहते थे। तो ऐसे ही एक दिन क्या है एक आवाज सुनाई देती है, एक आवाज आती है कि रतिन बाबू अब तो हमारा देश स्वतंत्र हो गया है, स्वतंत्र सेनानी का एक लाइसेंस वाइसेंस ले लीजिए, जिंदगी जो है आराम से कट जाएगी करके एक आवाज आती है। तब रतिन बाबू जब उसकी तरफ देखते हैं तो वह कौन थे, वह एक सफेद खादी की वस्त्र में लिपटे हुए एक व्यक्ति। वो व्यक्ति कौन थे, वो व्यक्ति दिवाकर बाबू थे। देखिए वही दिवाकर भाई जो यहाँ पर बरेली की जेल में रतिन बाबू के साथ रामबास कूटते थे, रामबास जो है वहां पर कूटते थे। मतलब एक जमाने में एक वक्त में जो है स्वतंत्र संग्राम में जब रतिन बाबू सक्रिय थे तो उनके साथ जो दिवाकर बाई है वो भी क्या है स्वतंत्र संग्राम में भाग ले रहे थे, वो भी यहाँ पर क्या है आंदोलन करते थे। और बरेली की जेल में डालने पर वो भी उनके साथ थे, बरेली की जेल में उनके साथी थे, उनके साथ रामबास कूटते थे। मगर क्या है अभी स्वतंत्र मिलने के बाद तो क्या है उनकी जीवन जो है अच्छी हो गई है। तो देश सेवा के बदले में, देश सेवा के बदले में कुछ क्या है ले भी सकते हैं, ये जो गणित है ये क्या है कभी रतिन बाबू के दिमाग में आया ही नहीं।
मतलब उन्होंने क्या किया, जैसे अभी यहाँ पर दिवाकर भाई ने कहा कि क्या है, अभी तो स्वतंत्र हो गया है देश, अभी लाइसेंस ले लीजिए, आप भी स्वतंत्र सेनानी हो, लाइसेंस मिल जाएगा तो जीवन जो है आपको आराम से जो है आपकी जीवन कट जाएगी करके। तो उन्होंने जो है पूरा फायदा स्वतंत्र सेनानी बनने का, देश के लिए उन्होंने यहाँ पर जो भी लड़ाई लड़ी थी उसके बदले में क्या है, पूरा उसका जो यहाँ पर फल है उन्होंने ले लिया। मतलब पूरा का पूरा जो फायदा है दिवाकर भाई ने उठाया, अभी एक अच्छे मुकाम पर वहां है। मगर रतिन बाबू ने उस तरह नहीं किया था। अभी अब तक उनके दिमाग में सोच आया ही नहीं कि देश सेवा के बदले में भी कुछ ले सकते हैं। तो जिस तरह आगे दिवाकर भाई कहते हैं, कह देंगे अगर आपको क्या है लाइसेंस जो है स्वतंत्र सेनानी का जो लाइसेंस है हम दिला देंगे, तो एक तो आपको पेंशन भी मिल जाएगा, और कहे तो आपके जो बच्चे हैं उनको क्या है एक अच्छी जगह नौकरी भी लगवा देंगे इसी लाइसेंस के ऊपर करके यहाँ पर वो सभी कहते हैं दिवाकर भाई। मगर जो रतिन बाबू है वो उस संदर्भ में मना करते हैं। वो कहते हैं कि क्या है, कभी माँ की सेवा के बदले में, देखिए यहाँ पर वो देशभक्त थे, उन्होंने देश की सेवा की है, जो स्वतंत्र संग्राम उन्होंने लड़ी, स्वतंत्रता के लिए जो उन्होंने यहाँ पर वहां लड़े, तो वो क्या है एक माँ की सेवा है। क्या एक बेटा अपनी माता पिता की सेवा करके उसके बदले में वह कुछ ले सकता है? या फिर एक बेटे के लिए ये लाइसेंस चाहिए कि क्या है उसने उसकी माता पिता की जो सेवाएं की है, भगवान की पूजा करने पर उसकी भी यहाँ पर लाइसेंस मिलेगी क्या? भगवान के एक भक्त का भगवान की आराधना करने पर उसका भी लाइसेंस देंगे भक्त का? या फिर एक बेटे को जो है यहाँ पर लाइसेंस देंगे? नहीं, तो मुझे भी लाइसेंस नहीं चाहिए, मैं लेकर क्या करूंगा? मैं स्वतंत्र सेनानी हूं, मैंने स्वतंत्र के लिए लड़ा है, मैंने स्वतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी है, इसकी जो यहाँ पर स्वतंत्र सेनानी की जो है यहाँ पर लाइसेंस लेकर मैं क्या करूंगा, मुझे वो चाहिए भी नहीं है। कोई कहते थे कि क्या है यहाँ पर देश की जो यहाँ पर कर्ज है उसे चुकाने के लिए, हमारी धरती की जो कर्ज है उसे चुकाने के लिए अगर हम ऐसे 100 जीवन जो है यहाँ पर कुर्बान कर देंगे तब भी कम है, हमारे 100 जन्म को कुर्बान कर देंगे तब भी कम है। ऐसे तो अभी तो मैंने क्या है सिर्फ आधा ही यहाँ पर मेरा जीवन जो है समर्पित किया है, मेरी आधी जीवन ही यहाँ पर क्या है मैंने कुर्बान किया है करके वो कहते हैं। तो रतिन बाबू की इस बात पर जो है यहाँ पर दिवाकर भाई जो है क्या कहते हैं, देखिए दिवाकर भाई हो देर तक हंसते रहे थे, बच्चों को हम कहीं अच्छी जगह लगवा देते हैं, बुढ़ापा आराम से कट जाएगा, अधिक आदर्शवादी न बनिए रतिन बाबू, कहीं ऐसा ना हो फिर कभी पछताना पड़े। देखिए वो क्या कह रहे हैं, अधिक आदर्शवादी बनने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप अधिक जो है ज्यादा आदर्शवादी बनेंगे तो कहीं बाद में आपको पछताना ना पड़े। क्योंकि दिवाकर भाई ने तो अब तो क्या है जो स्वतंत्र सेनानी बनने का पूरा फायदा उठा लिया है, अभी भी रतिन बाबू को यहाँ पर लाइसेंस दिलाने की, बच्चों को एक अच्छी जगह नौकरी पर लगवाने की वो बात कह रहे हैं, तब भी रतिन बाबू जो है यहाँ पर मना कर रहे हैं। तो देखिए इसके बाद वो कहते हैं कि दिवाकर भाई के समझाने के बावजूद भी क्या है वो उनको मना कर देते हैं वहां पर, उनके दिमाग में उनके जो आदर्श था, तो इसीलिए कहते हैं ज्यादा आदर्शवादी बनकर बाद में मत पछताइए। तभी यहाँ पर रतिन बाबू दिवाकर से कहते हैं कि क्या है मुझे अभी भरोसा नहीं हो पा रहा है कि तुम वही दिवाकर हो, मुझे अभी भरोसा नहीं हो पा रहा है कि तुम वही दिवाकर हो जिसने क्या है कभी अपनी खून से जेल में, कभी अपनी खून से क्या है यहाँ पर उनको एक पत्र लिखा था जिनके नाम से यहाँ पर पूरे अंग्रेज डरते थे। इतना कहकर वो चुप हो जाते हैं, बाद में दिवाकर भी चुप हो जाते हैं। देखिए वहां कभी लाइसेंस बनाकर यहाँ पर पेंशन के बारे में नहीं सोचा उन्होंने, और उसके बाद ताम्र पत्र भी मिल रहा था, प्रमाण पत्र यहाँ पर जो मिल रहा था उसको भी वहां मना कर देते, वहां पर वो सम्मान समारोह में पहुंचते ही नहीं है। वही बात फिर से वही उनकी आदर्शवादी बातें, क्या माता पिता के सेवा कर कर क्या प्रमाण पत्र प्राप्त करनी है, तब भी यहाँ पर ताम्र पत्र देंगे। मैं देशभक्त हूं, मैं स्वतंत्र सेनानी हूं, इसके ताम्र पत्र लेकर, इसका प्रमाण पत्र लेकर मुझे क्या करना है, किसको मुझे साबित करना है, कुछ भी नहीं करके यहाँ पर वो कहते थे। मतलब रतिन बाबू की एक आदर्शवादी गुण है, आदर्शवादी जो सोच है वो जो है हम यहाँ पर इस संदर्भ में देख सकते हैं। शायद ही अगर रतिन बाबू भी लाइसेंस लेकर क्या है यहाँ पर कुछ मांग लेते तो क्या है यहाँ पर
उनकी जीवन भी अच्छी होती, मगर वो ऐसे नहीं करते क्योंकि उनके आदर्श, देश के प्रति कितना मान सम्मान, कितनी प्रेम जो है उनमें है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। ऐसे ही चलते रहने पर क्या है, उनकी जो आदर्शवादी जो बातें, उनके आदर्शवादी जो गुण है, उनको खुद उनके जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर रास नहीं आती थी। फिर भी उनको पता था कि क्या है, कुछ भी कहो फिर भी पिताजी मानने वाले तो नहीं है। जो अब तक उन्होंने पूरे जीवन में नहीं किया, तो उनके जीवन की जो संध्या काल जो है, लगभग उनके 80% जीवन यहाँ पर समाप्त हो चुके, तो उसके बाद क्या वो मानेंगे, उसके बाद क्या वो बात सुनेंगे? नहीं करके बच्चे भी चुप हो जाते थे। तो ऐसे में क्या है, एक वक्त आता है कि उनके जीवन के 80 साल पूर्ण हो जाती है। 80 साल होने के बाद क्या है, उनकी यहाँ पर जन्म दिवस को मनाते हुए उनके मोहल्ले वाले जो है एक सम्मान समारोह जो है छोटा सा वहां पर रखते हैं। तो उस संदर्भ में भी बड़े बड़े जो नेता है वहां पर आते हैं, बड़े बड़े भाषण भी देते हैं और रतिन बाबू की जो तारीफ है वो भी बहुत करते हैं, उनका सम्मान होता है। वो मंच पर देखिए, यहाँ पर वो सभी बड़े बड़े नेता लोग जो भी है यहाँ पर उनके बारे में बड़ी बड़ी भाषण देते हुए, बड़ी बड़ी तारीफें यहाँ पर रतिन बाबू की करते हुए वहां पर बैठे हैं, मगर रतिन बाबू है कि वहीं पर वही बैठे हुए हैं, वो कुछ ज्यादा बोलते ही नहीं है। फिर वो कुछ बोल नहीं पाए। बाद में आखिर में उनको बोलने के लिए कहा गया, तो उन्होंने क्या कहा, पहले तो उनसे बोला ही नहीं गया, वो कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर उन्होंने कहा कि आपको पता है कि जलियनवाला बाग हत्याकांड के बाद, आप सभी जो है इससे बहुत ही परिचित हो, अच्छे से परिचित हो, जलियनवाला बाग हत्याकांड क्या है। तो जलियनवाला बाग हत्याकांड के बाद फिरंगियों ने, अंग्रेजों ने कितने सारे देशभक्तों को यहाँ पर गोली मारकर मार दिया, आपको पता है? आपको पता है कि क्या काला पानी जेल में जो है उस 13 दिसंबर की रात में हमारे सामने 17 देशभक्तों को यहाँ पर गोली मारकर क्या है यहाँ पर उनको फेंक दिया गया। आपको पता है उनके खून से लथपथ जो उनकी शरीर है किस तरह वहां पानी में तैरता गया। वो जो शरीर है, वो जो खून से लथपथ जो शरीर है, अभी कभी कभार रात के अंधेरे में क्या है मेरे आंखों के सामने तैरने लगती है। आज भी हम उन घटनाओं को भूल नहीं पाते। ऐसे ही जो घटना है 13 दिसंबर के रात जो क्या है पर 17 देशभक्तों को गोली मारकर यहाँ पर उनको फेंक दिया गया, तो उस घटना को देखकर, उसको देखकर मैं कई दिनों तक पागल सा ही हो गया था। क्या आपको पता है कि काला पानी जेल में कितनी यहाँ पर क्या है जो सजा है, वहां कितनी कठिनाई से भरी सजा देते थे, कितना यहाँ पर देशभक्तों को तड़पाते थे, उनका जीवन काला पानी में कितना कष्ट करता वो आपको पता है। तो फिर आखिर में वो यही बात कहते हैं कि वो देश कहाँ गया, वो देश कहाँ है जिसके लिए हमने कुर्बानियां दी थी। देखिए रतिन बाबू सिर्फ एक व्यक्ति है जो जिसकी कहानी अभी हम देख रहे हैं, तो ऐसे न जाने अनगिनत लोग जो है जिनके नाम हम नहीं जानते, जिनके नाम कभी प्रसिद्ध नहीं हो पाए, तो उनके जीवन, उनकी कुर्बानियां, उनके परिवार वालों की कुर्बानियां वो क्या बेकार हो गए। तो वो जिस देश के लिए वो कुर्बानियां दी थी वहां देश कहाँ है करके वो कहते हैं। बाद में सिर्फ इतने ही बोलकर क्या है वो मंच पर से उतरकर सीधा अपने कमरे में बंद हो जाते हैं। उसके बाद तो क्या है वो उन फूलों के, रंग बिरंगे फूलों के हार को छूते भी नहीं है और वही चले जाते, अपने कमरे में बंद हो जाते हैं। उसके बाद तो कई दिनों तक वो गुमसुम से रहते थे, वो किसी से, अपने बच्चों तक से क्या है कुछ दिनों तक वह बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि उनकी जो यहाँ पर कुर्बानी है उन्हें अभी महसूस हो रहा है कि क्या है उनकी जो तपस्या है अभी अधूरा है, उनकी कुर्बानियां क्या है यहाँ पर अभी क्या है बेकार हो रहा है, क्या इस तरह उन्हें लग रहा है। क्योंकि जिस एक क्या है कुशल देश के लिए, किस एक स्वतंत्र देश के लिए उन्होंने यहाँ पर देश को स्वतंत्रता करने के लिए कुर्बानियां दी थी, वह देश क्या है, एक भारत देश के उज्जवल भविष्य के लिए ऐसे अनगिनत लोगों ने कुर्बानियां दी थी। तो वहां क्या अभी भारत देश का भविष्य उज्जवल है, भारत देश की स्थिति कैसी है, यही सोच जो है उनके मन में यहाँ पर हमेशा खटकती जा रही थी। उनके जन्म दिवस के जो सम्मान समारोह रहते हैं ना, तो उसके बाद वो खोए खोए से रहने लगे थे।
उसके बाद एक गहरी चिंता में वो डूब गए थे। ज्यादा किसी से बातें नहीं करते थे। ऐसे ही कभी कभार अकेले चले जाते थे और घर आने पर कहते थे कि मैंने आज चंद्रशेखर आजाद को राशन लेते हुए राशन की दुकान पर कतार में, मतलब जो लाइन है उसमें मैंने देखा। बहुत भीड़ थी ना, इसीलिए क्या है उनसे बात नहीं हो पाई। और फिर कहते कभी कभार बिस्तर से सुबह उठते ही कभी कहते बहके बहके से, कल रात सरदार भगत सिंह से जमकर बातें हुई। कहते थे अंग्रेजों से फिर लड़ूंगा। मैं कितना समझाता रहा पर वे माने तब ना। लड़ने झगड़ने पर उतारू हो गए। वे हंसते लगते अपने पोले मुंह से, ही। देखिए, कभी चंद्रशेखर आजाद की बात कहते बाहर आकर, या फिर बाहर जाकर आकर, बाहर से आकर, या फिर कभी कभार सुबह सुबह उठते ही बिस्तर से कहते कि आज जो है सरदार भगत सिंह से जमकर बातें हुई। वो कह रहे थे कि हम फिरंगियों से फिर से लड़ेंगे। मैंने उनको कितना समझाया पर वो लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो गए। वो मेरे बात मानने ही नहीं और वो अपने पोले मुंह से हंस रहे थे करके। देखिए, सरदार भगत सिंह जो है, कौन नहीं जानता इनको। ये भी एक वीर महान स्वतंत्र सेनानी है। ऐसे चंद्रशेखर आजाद, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ऐसे लोगों के पीछे जो खड़े थे, जो लोग अनगिनत जो लोग खड़े थे जिनका नाम हम नहीं जानते, उन सबके प्रतीकों के रूप में यहाँ पर रतिन बाबू यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। उन सबके प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पर क्या है, रतिन बाबू यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। तो वो कहते हैं कभी चंद्रशेखर आजाद जी को कभी याद करते हैं तो भगत सिंह को कभी याद करते हैं। देखिए, क्योंकि एक जमाने में उन सबके साथ क्या है, स्वतंत्र संग्राम में सक्रिय भाग वहां ले रहे थे। तो ऐसे में क्या है, उनका काम तो क्या है, सिर्फ देश के लिए लड़ना था। एक जमाने में सिर्फ देश के लिए लड़ना ही उनका काम था, उनका धर्म था, उनका कर्म था, उनका कर्तव्य था, सब कुछ वही था उनके लिए। जब तक स्वतंत्रता नहीं मिलती तब तक वह चैन की सांस नहीं ले पाते। बाद में ठीक है, अभी इतनी कुर्बानियां देकर, इतनी संघर्ष कर कर देश के लिए यहाँ पर क्या है स्वतंत्रता दिलाई, उसके बाद देश की हालत कैसी है। देखिए, इसीलिए यशवंती ने भी एक बार पूछा था कि ठीक है, उसके देश स्वतंत्रता के बाद हमें क्या मिला। अभी भी क्या है, 2 वक्त की रोटी के लिए क्या है, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती है। तो फिर भी क्या है, उनके जीवन कभी सुधर ही नहीं पाई। जैसे जैसे दिन आगे चलते जाते थे, यहाँ पर रतिन बाबू भी क्या है, वैसे उतना ही वो क्या है, गुमसुम रहने लगते थे। वहां बच्चों से ज्यादा बातें नहीं करते थे, बाहर वाले से तो बात करना दूर की बात है। अपने घर के जो परिवार के जो बच्चे, घर के जो लोग हैं, उनसे ही ज्यादा बातें वहां नहीं करते थे। तो एक दिन अचानक से क्या होता है, एक दिन सुबह ही दीपू अखबार का पन्ना फड़फड़ाता हुआ दौड़ता उनके पास आया, बड़े उत्साह से बोला, देखो दादाजी, इसमें छपा है सरकार उन स्वाधीनता सेनानियों को मुफ्त में काला पानी की सैर कराने भेज रही है जो कभी सजा झेलने काला पानी गए थे। आप तो इतने बरस रहे वहां, घूम आइए ना, मैं भी आपके साथ चलूंगा आपका नौकर बनकर। देखिए, एक दिन जो दीपू है, जो उनका पोता था, वहां आकर क्या कहता है, वह कहता है कि अखबार को वह लेकर आता है। देखिए दादाजी, अखबार में क्या छपा है। बड़े ही बहुत ही उत्साह से, बहुत ही खुशी से वह ये बात कहता है कि देखिए अखबार में क्या छपा है कि सरकार जो है उन स्वाधीनता सेनानी, मतलब उन स्वतंत्र सेनानियों को जो है यहाँ पर काला पानी को जो है सैर कराने के लिए ले जा रही है, जो कभी काला पानी में सजा जो है भुगत चुके हैं, काला पानी में रह चुके हैं। अब तो इतने बरस रहे, मतलब अब तो इतने वर्ष जो है वहां पर काला पानी में रहे हैं, बहुत सालों तक आप काला पानी में रहे हैं, तो अभी आप भी चलो ना, आप भी चलो, मैं भी आपके साथ आऊंगा आपका नौकर बनकर, मुझे भी साथ में ले चलो, काला पानी अभी सैर करने के लिए हम जाएंगे काला पानी का करके, क्योंकि सरकार जो है यहाँ पर, सरकार की तरफ से यहाँ पर ले जाया जा रहा है, अखबार में छपा है, चलो दादाजी करके पोता यहाँ पर जो है रतिन बाबू से कहता है। तो दीपू की जो बात है वह सुनकर वो तो कुछ बोल ही नहीं पाते। वो अपने विस्फारित आंखों से, मतलब अपने खुले खुले आंखों से सिर्फ अखबार को ही देखने लग जाते हैं। मतलब वो काला पानी की जो याद है ना, उसमें वहां पर डूब जाते हैं। देखिए, वो
और चिंता में यहाँ पर मग्न हो जाते हैं। अभी काला पानी की जो बात है यहाँ पर सुनकर जिन लोगों ने वहां पर सजा भुगता था उन लोगों को यहाँ पर क्या है, वहां पर सैर कराने के लिए ले जाएंगे। ये बात सुनकर वो और चिंता में यहाँ पर मग्न हो जाते हैं और सभी चिंताएं और सभी कुछ जो बातें हैं उनके आंखों के सामने आती जाती है। क्या है, देखिए यहाँ पर एक दिन, उस सारे दिन सागर की तूफानी लहरें चट्टानों से टकरा टकरा कर टूटती रही, टुकड़ा टुकड़ा होकर जल की अनगिनत बूंदें चितराती रही। रात को भी पलकें उसी तरह खुली रही, एक क्षण के लिए भी वे सो ना पाई। सेल्युलर जेल की ऊंची ऊंची दीवारें, वे छोटी छोटी अनगिनत अंधेरी काल कोठरियां, बाबा भगत सिंह की चीखें, कोलों में सावरकर का सारा दिन जुटा रहना, किशोर नानी गोपाल के शव का सागर की सतह पर तैरना। अभी अखबार में जो काला पानी की जो बात छप गई उसके बाद तो क्या है, स्पेशली उस दिन जो है वह क्या है, सो ही नहीं पाए। उस अखबार के पढ़ने के तुरंत बाद वो गहरी चिंता में डूब जाते हैं। वो ये सभी बातें जो है उनकी आंखों के सामने आने लगती है। क्या है, मानो उस दिन तो सागर की जो तूफानी लहरें हैं वो चट्टानों से टकराती रही और टकराने के जो पानी की जो लहरें हैं, अनगिनत लहरें जो है वह क्या है, वह चितराती रही। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, न जाने ऐसे कितने सारी जो बातें हैं उनके मन में क्या है, यहाँ पर उनके मन में यहाँ पर संघर्ष करने लगे। न जाने कितने सारी पुरानी यादें जो है फिर से ताजा होने लगी, कितने सारी बातों को वह सोचने लगे। देखिए यहाँ पर एक क्षण के लिए भी वो उस रात के लिए सो नहीं पाते हैं, उनकी आंखें जो है खुली की खुली ही रह जाती है। वो सोचते हैं सेल्युलर जेल की, काला पानी जो जेल है, जो सेल्युलर जेल है, वहां की ऊंची ऊंची क्या है पर दीवारें और वो छोटी छोटी अंधेरी काल कोठरियां और भगत सिंह की वो चीखें जो यहाँ पर रतिन बाबू ने क्या है अपने कानों से सुनी थी उस काला पानी में, और वीर सावरकर का क्या है कोलू पर जुटा रहना, दिन भर यहाँ पर जुटा रहना। और एक की यहाँ पर वो बात करते किशोर नानी गोपाल जी की, वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो किशोर नानी गोपाल जी की जो है यहाँ पर लाशों की सतह पर तैरना, उनकी भी जो शरीर है वह किस तरह रहा होगा, सिर्फ हम उसके बारे में सोचेंगे यहाँ पर तो हम कांप उठते हैं। तो उनके बारे में सोचिए जिन्होंने ये सभी झेला है। देखिए इस तरह कोलू पर जो है पूरा दिन भर क्या है पर वीर सावरकर जी को जो है इस तरह कोलू पर जुटा रहकर क्या है उन पर यहाँ पर क्या है चाबुक जो है वीर सावरकर जी को जो है इस तरह कोलू पर क्या है दिन भर रहना पड़ता था, जुटा रहना पड़ता था से, और उस पर से चाबुक की जो मार है उन्हें खानी पड़ती थी, और वहां की जो टॉर्चर है और वो काल बहुत ही छोटी छोटी सी काल कोठरी में जो रहना, और अपने आंखों के सामने देखिए यहाँ पर लाशों को तैरते हुए देखना, अपने ही दोस्तों को खून से लते पते देखना, और उसके साथ साथ भगत सिंह की जब वो क्या है यहाँ पर उनकी जो चीखें है यहाँ पर किस तरह वो उनकी जो चीख है यहाँ पर वो सुनाई देती थी रतिन बाबू के कानों में। रतिन बाबू तो यहाँ पर क्या है इन सबको जो है अपने आंखों के सामने उन्होंने देखा है, अपनी कानों से उन सभी चीखों को, अपनी कानों से उन सभी जो यहाँ पर सजा है, उनकी जो चोट है, उसकी जो आवाज है चाबुक की, उसे सभी सुना है। तो किस तरह लगा रहा होगा रतिन बाबू को कि अभी इतनी सब कुछ जो कुर्बानियां हैं देने के बाद ऐसे क्या है जो महान लोगों का या फिर ऐसे अनगिनत स्वतंत्र सेनानी लोगों का जो है यहाँ पर इतनी कुर्बानियां देने पर कितने लोग तो जान को कुर्बान कर दिया और कितने लोगों ने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। जान और जीवन दोनों को कुर्बान करके यहाँ पर हमें स्वतंत्र उन्होंने दिलाया है। तो वह जो देश है वह क्या है, एक जो सपना जो है अपने देश के जो उज्जवल भविष्य के बारे में इन सभी लोगों ने यहाँ पर देखा था, उन महान लोगों ने, उन महान स्वतंत्र सेनानियों ने देखा था, वह देश कहाँ पर है। देखिए आगे वो और सोचते जाते हैं कि क्या यह सब इसी दिन के लिए था। चित्रों से बना एक मानचित्र, खटाफटा अधूरा सपना, भीख मांगते बच्चे, दंगे से जले घर, सड़कों पर पड़े शव, चारों ओर कचरे के ढेर,
पशु और आदमी एक ही पोखरे में पानी पीते रहे हैं। भ्रष्टाचार के कीचड़ में गले गले तक डूबा देश। कहाँ विलीन हो गए वे सपने, कहाँ रह गई खोट। क्या पता हमारे त्याग, हमारी तपश्चर्या में ही कुछ कमी रह गई हो। शायद इसीलिए यात्रा अधूरी रही। देखिए वह क्या कह रहे हैं यहाँ पर, और वो उनकी जो यादें हैं उसमें डूबते हुए वो और यहाँ पर बातें जो है कुछ सोचते हैं रतीन बाबू। क्या यह सब इसी दिन के लिए था? अभी भी अब तक जो बातें, कुछ यादें जो वो करते हैं, भगत सिंह जी की चीख और उसके साथ वीर सावरकर जी का जो कोलू पर क्या है दिनों तक यहाँ पर रहना, बंधा रहना, और उसके बाद न जाने वो कितने सारे लाशों का तैरना देखना अपने आंखों के सामने। तो ये सभी क्या इसलिए था? कितने सारे अनगिनत देशभक्त जो है अपनी जान को यहाँ पर कुर्बान कर दिया उन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए, अपने देश के लिए। क्या ये देश वही है या फिर वो कुर्बानियां क्या इसी दिन के लिए थी? अभी अगर हम भारत को देखेंगे तो एक टूटा फूटा सा मानचित्र सा यहाँ पर लगता है, कटा फटा सा मानचित्र सा लगता है। देखिए यहाँ पर भीख मांगते हुए बच्चे हैं। क्या ये उज्जवल भविष्य है भारत देश का जो उन्होंने देखा था? दंगों से जले घर, दंगे फसाद हो रहे थे, उसमें जो घर जले हुए थे और सड़कों पर जो शव पड़े हुए थे, दंगे फसाद से अब क्या है अपने ही लोग आपस में लड़ रहे हैं, हमारे ही देश के लोग आपस में लड़ाई दंगा फसाद यहाँ पर कर रहे हैं और सड़कों पर लाशें बिखरी पड़ी है। क्या इसलिए था वो कुर्बानियां, इस दिन के लिए था? क्या यही उज्जवल भविष्य है? और एक देखिए यहाँ पर जो भ्रष्टाचार की कीचड़ में देश भी क्या है गला तक अभी भरा पड़ा है। देश की जो गला तक क्या यहाँ पर देश पूरा अपनी गले तक क्या है पर इस भ्रष्टाचार की कीचड़ में फंसा हुआ है। कहाँ विलीन हो गई वो सपने? क्या यही है उज्जवल भविष्य हमारे भारत देश की? जो सपना यहाँ पर उन लोगों ने देखा था, जो एक उज्जवल भविष्य की यहाँ पर कामना उन वीर स्वतंत्र सेनानियों ने की थी, क्या यही देश है? इसी के लिए हमने वो तपश्चर्या की थी। क्या है वो? सिर्फ एक लड़ाई नहीं, वो सिर्फ एक स्वतंत्र संग्राम नहीं था, वह एक बहुत ही बड़ा तपस्या थी, बहुत ही बड़ी तपस्या। शायद हमारी तपश्चर्या में ही हमने जो तपस्या की ना उसी में कोई कमी रह गई होगी। इसीलिए आज भी क्या है हमारा जो भारत देश है वह क्या है एक टूटा फूटा मानचित्र ही बनकर रह गया है। आज भी जिसकी कामना यहाँ पर उन लोगों ने की थी, आज भी वो उज्जवल भारत की जो भविष्य है, उज्जवल भारत जो है आज भी क्या है वह नहीं बन पाया है। क्या इसी के लिए उतनी सारी कुर्बानियां उन लोगों ने दी थी? ये सभी बातें जो है वह सोचने लगते हैं और आखिर में ये तय करते हैं शायद क्या है हमारी तपस्या जो है वह अधूरी रही है। मतलब उनकी तपस्या, उन्होंने सिर्फ स्वतंत्रता के लिए तो यहाँ पर लड़ाई नहीं लड़ी थी, भारत की एक उन्नत स्थान के लिए, भारत की एक उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी। अभी उनकी उज्जवल भविष्य तो भारत की अभी नहीं है, तो इसीलिए वो तय करते हैं कि अभी हमारी जो तपस्या है वह अधूरी है। फिर पूरे रात भर वो ये सभी सोचते रहते हैं। इसके बाद क्या है एक सुबह क्या है एक दिन सुबह सुबह देखा बच्चों ने कि बाबा पोटली बांध रहे। कहाँ जा रहे हैं बाबा? रुचा ने डरते डरते पूछा। तीर्थ यात्रा के लिए। बनारस काशी? नहीं। तो फिर ऋषिकेश हरिद्वार? नहीं। बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ? नहीं नहीं। काला पानी। काला पानी? हाँ बेटे हाँ। सामान समेटते समेटते वे कहते गए जैसे स्वयं को सुना रहे हैं। पहली बार की तपस्या लगता है अधूरी रह गई रे। कौन जाने इस बार शायद पूरी हो जाए। देखिए यहाँ पर पूरी दिन भर भी वो सोचते रहे, पूरी रात भर सो नहीं पाए, आंखें उनकी बंद नहीं हुई। अभी तक जितनी भी बातें हमने कही वो सारी सोच जो है वह सोचते हैं रहे पूरी रात भर। फिर एक दिन सुबह सुबह ही उठे, फिर अपने सामान समेटते रहे। पिता को इस तरह सामान समेटते हुए देखकर रुचा जो है यहाँ पर पूछती है क्या है, कहाँ जा रहे हैं बाबा करके। बाबा आप कहाँ जा रहे हो करके पूछती है। तभी यहाँ पर वो कहते हैं कि तीर्थ यात्रा के लिए। क्या कहते हैं देखिए वो, तीर्थ यात्रा के लिए। तीर्थ
यात्रा नाम सुनते ही, यहाँ पर तीर्थ यात्रा का नाम सुनते ही पूछते हैं बाद में, क्या बनारस जा रहे हो, क्या काशी जा रहे हो बाबा? नहीं। तो फिर ऋषिकेश हरिद्वार जा रहे हो बाबा? तब भी यहाँ पर रतिन बाबू का उत्तर नहीं ही रहता है। फिर उसके बाद, क्या बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हो बाबा? नहीं। ये सभी पूछने के बाद जाकर यहाँ पर वो बोलते हैं उनकी तीर्थ क्षेत्र क्या है, उनके लिए तीर्थ क्षेत्र क्या है, किस तीर्थ यात्रा पर वो जा रहे? काला पानी। नहीं नहीं, यह सभी नहीं, वहां काला पानी के लिए निकल रहे हैं। देखिए वो क्या कहते हैं, वो सामान समेटते समेटते अपने आप में ही यहाँ पर वो ऐसे बातें वो कह रहे, ऐसे बड़बड़ा रहे कि अपने आप से ही वो बातें कर रहे हो। कि वो कहते हैं कि क्या है, लगता है पिछली बार की जो तपस्या है वह अधूरी रह गई है, लगता है अभी पिछली की जो तपस्या है वह अधूरी रह गई रे, अभी उस तपस्या को पूरा करने के लिए मैं जा रहा हूं, अभी उस तपस्या को जो है पूरा करने के लिए मैं जा रहा हूं। फिर देखिए वो कहते हैं शायद इस बार जो तपस्या है वह पूरी हो जाए। उनकी तपस्या वह किसके लिए कर रहे थे, उनकी तपस्या किसके बारे में है? एक उज्जवल भारत के बारे में है, एक सकुशल भारत के बारे में है। इसीलिए स्वतंत्रता की कामना जो है, भारत को जो है पराधीनता से मुक्त कराने की जो एक इच्छा थी वो तो हो गया, इसीलिए तपस्या आधा हो गया। अभी और एक जो कामना उन सभी देशभक्तों ने की थी, भारत के एक उज्जवल भविष्य की, एक सकुशल प्रगतिशील भारत की, वो सपना या फिर वो तपस्या जो है अभी अधूरा है, वो सपना भी पूरा नहीं हुआ, इसीलिए शायद इस बार जो है वह पूरा हो जाए करके। देखिए इसके बाद वो सामान समेटते समेटते वो जो पोटली है उसे उठाते ही है, फिर वह वही गिर जाते हैं, वह गिर जाते हैं। बच्चे जाकर उनको संभालने ही वाले थे कि क्या है, वह जो है हमेशा के लिए अपनी आंख जो है मूंद लेते हैं। वो जो गिर गए उनको संभालने से पहले ही उनकी प्राण पक्षी जो है वह उड़ गई थी। देखिए शायद ही उनको भी यहाँ पर महसूस हुआ कि वो जो यहाँ पर आधी जो तपस्या है वह पूरा नहीं हो सकता है, इसीलिए क्या है उनकी जानी वहां पर चली जाती है। उज्जवल और एक प्रगतिशील भारत की सपना लिए ही रतिन बाबू इस दुनिया से चल बसते हैं। देखिए इस कहानी को सुनने के बाद अगर हम सोचेंगे कि अभी हमें जो जीवन ये मिला है, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने कितनी मुश्किलों से, कितनी कुर्बानियां यहाँ पर देकर, अपने खून पसीना बहाकर यहाँ पर क्या है, पहले तो हमारे भारत देश को स्वतंत्रता दिलाई, उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे लोग जो है भारत की प्रगति के लिए, भारत के हमारे देश की भलाई के लिए क्या है यहाँ पर वह संग्राम जो है लड़ते रहे हैं, संग्राम करते रहे हैं, उनके लिए उनका जीवन तपस्या ही बन जाती है। तो ऐसे में हम लोग, आज की जो युवा पीढ़ी है वह लोग जो है क्या कर रहे हैं? अभी रतिन बाबू ने जिस तपस्या को अधूरी छोड़ी है, क्या वो तपस्या पूरा करना क्या आज की हमारी जो नव पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, क्या आज की भारत वासियों पर, आज के देशवासियों पर वो तपस्या का जो बोझ है क्या हमारे भुज में नहीं है, हमारे कंधों पर वह बोझ नहीं है? उतना तो हम नहीं कर सकते। हम भारत देश की जो एक भक्ति है, एक देशभक्ति जो है हमें रहती है, तो भारत देश के लिए जितना हो सकता है, हमारे देश के लिए, हमारे समाज की भलाई के लिए तो हम कर सकते हैं ना। जब हर कोई थोड़ा सा तो प्रयत्न यहाँ पर करेगा, कुछ तो भारत यहाँ पर प्रगतिशील जो है हो पाएगा। तो यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि हर एक मनुष्य का जो जीवन है वह किसी तपस्या से कम नहीं है। हर एक मनुष्य का जीवन है तो वह एक तपस्या ही है। तो किस तरह यहाँ पर तपस्या मतलब आसान नहीं रहता है, वैसे ही हमें भी क्या है, एक तपस्या ही करनी पड़ेगी। एक तपस्या हमारे पूर्वजों ने, हमारे महान वीर स्वतंत्र सेनानियों ने और हमारे देश के महान व्यक्तियों ने की थी। अगर आज की जो युवा पीढ़ी है उस सबको समझकर, उस तपस्या को अगर वह समझ लेंगे, उनकी कुर्बानियों को वह अगर समझ लेंगे, तो क्या है, शायद ही हमारी जो भारत देश है वह क्या है, प्रगतिशील जो है यहाँ पर हो सकती है। और यहाँ पर
हमको ये तो स्पष्ट हो जाती है कि जो स्वतंत्र सेनानी थे, जितने भी लोग थे, चाहे वह हम महान लोग हो जिनका नाम हम आज बहुत ही मान सम्मान से लेते हैं, या फिर ऐसे बहुत अनगिनत लोग, बहुत सारे लोग जिनका नाम हमें नहीं पता है, उनकी जीवन कितनी कष्ट कर रही होगी। महान लोगों की तो जीवन के बारे में सभी लोग जानते ही है। तो उनके पीछे जिन लोगों ने खड़े होकर यहाँ पर उनको प्रोत्साहन दिया था, उनके जीवन भी कोई कम मुश्किल नहीं थी। तो अभी हमें उनकी जो कुर्बानी, उनकी जो तपस्या है, उसकी जो मान सम्मान है, अभी हमें रखनी चाहिए। धन्यवाद।